जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस जो सेकेंड बुक था उसका पहला चैप्टर लेकर आया था। उसका मैं थ्योरी को ख़त्म कर चुका और थ्योरी को ख़त्म करने के बाद मैं आपको सब्जेक्टिव की ओर ले चला था और सब्जेक्टिव में आपको मैं कुल मिलाकर पिछले वीडियो में 14 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था जो परीक्षा के व्यू से बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट था। जितना भी क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताया था उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको 1 से 2 बार रिवीजन कीजिएगा, जिससे आपको वो याद हो जाएगा और परीक्षा में आप आसानी से लिख सकेंगे। तो आज जो नया वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, उसमें मैं आप 14 से आगे 15 से क्वेश्चन को शुरू करेंगे और आज के वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको खत्म करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक देखें ताकि आपको आधे से ज़्यादा यहीं पर याद हो जाए। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच करें ताकि आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो है मैं आपको समझाऊंगा तो वो यहीं पर याद हो जाएगा। उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको 1 से 2 बार रिवीजन कीजिएगा, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं 15वां क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है ये जानते हैं। 15वां क्वेश्चन है द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या अर्थ है। क्वेश्चन कह रहा है द्विराष्ट्र का सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो द्विराष्ट्र द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत जो था वो मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य था मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग की गई। इस सिद्धांत जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था इसका मुख्य उद्देश्य इसको इसलिए बनाया गया था कि जो भारत में अल्पसंख्यक में मुस्लिम हैं उनके लिए एक अलग देश की मांग की गई। तो आइए एक बार इसको समझ लेते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत जो था वो मुस्लिम लीग, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो आप याद रखिएगा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कब स्थापना हुई? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत जो था उसका मांग मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। इन्होंने इन्होंने इसलिए मुस्लिम द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की क्योंकि इनको लगा कि कहीं मुस्लिम भारत में अल्पसंख्यक में है, कहीं भारत अगर आज़ाद हो जाता है तो भारत मुस्लिमों को उतना अधिकार नहीं देगा। इसीलिए मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिमों के लिए एक अलग देश की मांग की जिसका नाम था पाकिस्तान। आशा करते आप लोग समझ गए होंगे द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। तो आपसे पूछा जाएगा द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, तो आप इसको लिख दीजिएगा कि मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था द्विराष्ट्र सिद्धांत। इसमें इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य था मुस्लिमों के लिए एक अलग देश की मांग करना। तो 15 नंबर क्वेश्चन समझ गए हैं, तब 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए जानते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है आइए जानते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में निम्नलिखित अंतर है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में निम्नलिखित अंतर है। तो पहले जानते हैं हम राज्य के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो राज्य के बारे में पहले जान लेते हैं। राज्य, भारत में राज्यों की संख्या 28 है। आप सभी को जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितनी राज्य है, तो 28 राज्य है।
उसके बाद आगे, राज्य का अपना अधिकार प्राप्त होता है। जो राज्य होता है उसको अपना अधिकार प्राप्त होता है, ये अपने मन के हिसाब से चल सकता है। इसको जो करने का मन होता है वो राज्य अपने मन पर करता हुए केंद्र पर निर्भर नहीं रहता है। उसके बाद, राज्य पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर शासन करते हैं। राज्य जो होता है, राज्य पर राज्य सरकार भी काम करते हैं, शासन करते हैं, और जो केंद्र सरकार वे भी शासन करते हैं। मुख्यमंत्री भी एक राज्य पर शासन करते हैं और प्रधानमंत्री भी एक राज्य पर शासन करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि राज्य के बारे में लिखे, तो राज्य पहले आगे थोड़ा समझ लेते, तब उसके बाद फिर उससे थोड़ा बताएंगे। उसके बाद है केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में कुल कितनी केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 है। कितना है? 8 है। उसके बाद, केंद्र शासित प्रदेश को अपना अधिकार प्राप्त नहीं है। जिस तरह से राज्य को अपना अधिकार प्राप्त है वो अपने हिसाब से चल सकता है, उस तरह से केंद्र शासित प्रदेश जितना भी उसे अपना अधिकार प्राप्त नहीं है, वे केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अंदर ही रहता है, वे अपने हिसाब से नहीं चल सकता। उसके बाद, केंद्र शासित प्रदेश पर सिर्फ केंद्र ही शासन कर सकता है। कहने का मतलब है कि जिस तरह से राज्य पर एक राज्य सरकार भी शासन कर सकता है, एक केंद्र सरकार भी शासन कर सकता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा नहीं होता है। केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ केंद्र सरकार ही शासन कर सकता है। राज्य सरकार इसमें दाखिल भी नहीं हो सकता, दाखिल नहीं कर सकता, और दाखिल नहीं कर सकता, और इस पर राज्य सरकार किसी भी तरह से शासन या कार्य नहीं कर सकता। तो आपसे पूछा जाएगा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है, तो आप सीधा सीधा नॉर्मल में लिख दीजिएगा। पहले आप एक तरफ ऐसे ऐसे इसमें तो नहीं हो पाया, ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, और ऐसे कर दीजिएगा, और इधर राज्य लिख दीजिएगा, और इधर केंद्र शासित प्रदेश लिख दीजिएगा। तो इधर राज्य में लिखिएगा कि भारत में राज्यों की संख्या कुल 28 है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि भारत राज्यों को खुद का अधिकार प्राप्त है। तीसरा लिखिएगा, राज्य पर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों मिलकर शासन कर सकते हैं। उसके बाद आप केंद्र के अंदर लिखिएगा कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि भारत में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्हें अपना अधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरा पॉइंट ये लिख दीजिएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि भारत में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उस पर सिर्फ केंद्र सरकार ही अधिकार कर सकता है, शासन कर सकता है, उस पर राज्य सरकार किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो आशा करते हैं अगर आपसे पूछा जाएगा कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है तो आप लिख दीजिएगा। अब हम 17 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे, और 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है ये हम जानते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत में राज्य पुनर्गठन की विवेचना कीजिए। कि भारत में जो राज्य पुनर्गठन की स्थापना की गई 1953 ईस्वी में, तो उस पर विवेचना करने, उस पर वार्तालाप करने की बात कह रहा है ये क्वेश्चन। उसके बाद, अथवा या राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था और इसकी क्या क्या सिफारिश थी। कहने का मतलब है कि जो 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, तो इसकी स्थापना किस लिए की गई, इसका क्या काम था, और इसका क्या क्या सिफारिश था, तो इसके बारे में हम इस क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। तो कह रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में हुआ था। जैसा कि आप सभी को बताए थे कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 1953 ईस्वी में। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसका अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली को बनाया गया था, जिन्होंने 1955 ईस्वी में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस रिपोर्ट में लिखा था कि आप भाषा के आधार पर 14 राज्य बना दीजिए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए। तो नेहरू जी ने इनकी सिफारिश को मान ली और कुछ संशोधन किया, और
16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो यही था राज्य पुनर्गठन। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम है। तो आइए जानते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम है। तो इसका यह काम है कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना तथा दो राज्यों के बीच सीमा बनाना। कहने का मतलब है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसका सबसे प्रमुख काम है जो भाषा के आधार पर, जो क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, जैसे मैथिली क्षेत्र में मैथिली भाषा बोली जाती है, तो मैथिली भाषा के आधार पर वहाँ राज्य का निर्माण होगा। गुजराती भाषा बोला जाता है तो उस भाषा के आधार पर गुजरात का निर्माण होगा। अगर मराठी भाषा बोला जाता है उस क्षेत्र में, तो उस भाषा के आधार पर वहाँ पर मराठी लोगों का अलग राज्य का निर्माण होगा। तो यही काम होता है राज्य पुनर्गठन आयोग का। और उसके बाद दो राज्य, जैसे बिहार यूपी के बीच जो सीमा होता है, उस सीमा को बनाना राज्य पुनर्गठन आयोग का ही काम था। उसके बाद और जो भाषा जिस स्थान पर बोले जाते हैं उसी भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण करना। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि जो भाषा जिस क्षेत्र में बोला जाता है, तो उसी भाषा के आधार पर वहाँ पर उस राज्य का निर्माण करना। तो जैसे मैं आपको बताया था कि गुजराती भाषा जिस क्षेत्र में बोला जाता है, वहाँ पर उस क्षेत्र को गुजरात बनाया जाएगा, और जिस क्षेत्र में मराठी भाषा बोला जाता है तो वहाँ पर महाराष्ट्र बनाया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा सीधा कि राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम है। तो आप सीधा लिखिएगा, शुरू में पहले लिख दीजिएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में हुआ। उसके बाद इसका प्रमुख काम है भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना तथा दो राज्यों के बीच सीमा निर्धारण करना। बस आप इतना लिख दीजिएगा, आपका फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है और कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ सीख रहे हैं, तो बस आप चैनल को लाइक कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो कुछ भी हम आपको पढ़ाएंगे या 12th क्लास का अगर हम 12th क्लास का पढ़ाएंगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप क्लास से जुड़ जाएंगे और आप अच्छी तरह से तैयारी में लग सकेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न क्या कह रहा है ये जानते हैं। तो अगला प्रश्न है, कश्मीर की समस्या पर निबंध लिखे। क्या कह रहा है, कश्मीर की जो समस्या थी उस पर एक निबंध लिखने को बोल रहा है। ये जो क्वेश्चन है VVI है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा हर हाल में। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद आप समझ लीजिए, उसके बाद इसको 1 से 2 बार आप रिवीजन कर लीजिए, लिख कर आपको यह आसानी से याद हो जाएगा। और इसको आप कहानी की तरह याद कीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है। भारत में लगभग 565 रियासतें थी। जब भारत आजाद नहीं हुआ था, जब भारत का जब निर्माण नहीं हुआ था, राष्ट्र निर्माण नहीं हुआ था, तो भारत अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। तो इन रियासतों की कुल संख्या 565 थी। जितने भी रियासत थे सभी के राजा अलग अलग थे, सभी रियासतों का कानून अलग था, सभी रियासतों का संस्कृति अलग था। तो ये जितने भी रियासत थे, तो 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि रियासत का राजा अपनी रियासत को भारत संघ में या पाकिस्तान संघ में मिला ले या तो स्वतंत्र रहे। कहने का मतलब है कि जितने भी रियासत हैं, 565 रियासतें थी भारत में। तो 1947 में जब हमारा भारत स्वतंत्र हो रहा था, जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया, तो जितने भी रियासत थे, तो जो भारत सरकार जो थे, उन्होंने सभी रियासतों को बोले कि या तो आप भारत में मिल जाए, या तो आप पाकिस्तान में मिल जाए, या तो आप स्वतंत्र रहना पसंद करें। तो आप जितने भी रियासत थे सभी को 3-3 विकल्प दिया गया। तो आप आशा करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आगे की ओर चलते हैं, आप कश्मीर के बारे में जानेंगे। उसके बाद कश्मीर के राजा हरि सिंह ने तीसरा विकल्प को चुना और स्वतंत्र रहना पसंद किया।
जब भारत सरकार ने सभी रियासतों को 3-3 विकल्प दिया कि या तो आप भारत संघ में मिल जाए, या तो आप पाकिस्तान संघ में मिल जाए, या तो आप स्वतंत्र रहना पसंद करें, तो कश्मीर जो रियासत था वह तीसरा विकल्प को चुना और स्वतंत्र रहना पसंद किया। उसके बाद आगे, इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने कश्मीर पर सैनिक हमला कर दिया। जब जब कश्मीर स्वतंत्र रहना पसंद किया तो जो पाकिस्तान था इसका फायदा उठा लिया और कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। कश्मीर पाकिस्तान से तो कमजोर ही था, तो पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद भारत सरकार वहां अपनी सेना को नहीं भेज सकती थी क्योंकि अभी तक कश्मीर का भारत संघ में विलय नहीं हुआ था। कहने का मतलब है कि जब पाकिस्तान कश्मीर पर आक्रमण किया तो जो भारत था, भारत सरकार, वो कश्मीर की किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकते थे क्योंकि जो कश्मीर था वह भारत का अंग नहीं था। तो भारत का अंग नहीं था तो भारत नहीं चाहता था कि हम किसी के आंतरिक मामला में हम आपसी आपसी मामला में हस्तक्षेप करें। इसीलिए भारत किसी भी तरह से कश्मीर की मदद करने को तैयार नहीं था। तो आइए आगे जानते हैं। उसके बाद दिन आता है 26 अक्टूबर। तो 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को कश्मीर के जो राजा हरि सिंह ने कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर कश्मीर को भारत संघ में मिला लिया। जब जो आपसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन कश्मीर के राजा कौन थे, तो अंतिम राजा कौन थे, तो राजा हरि सिंह, याद रखिएगा। जब भारत मदद करने से इनकार कर दिया कश्मीर को कि नहीं हम आपको किसी भी तरह से मदद नहीं करेंगे, तब राजा हरि सिंह ने भारत भारत जो कश्मीर है उसको 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को भारत संघ में मिला दिया कि अब कश्मीर जो है वह भारत का ही अंग है, ये भारत से अलग नहीं है। तब आगे जानते हैं। तब भारत सरकार ने अपनी सेना को कश्मीर भेजे और भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को मार भगाया, लेकिन कश्मीर का 1/3 भाग पाकिस्तान में चला गया था जिसे आज़ाद कश्मीर कहा गया। कहने का मतलब है जब कश्मीर भारत में मिल गया तो भारत सरकार कश्मीर की मदद करना शुरू कर दी। तो भारत सरकार जो थी अपनी सेना को कश्मीर भेजा और जब भारतीय सेना कश्मीर पहुंचने के बाद वे पाकिस्तानी सैनिकों को मार भगाने लगे। तो जब पाकिस्तानी सैनिक यहाँ से भाग रहे थे तो कश्मीर का 1/3 भाग यानी 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा पाकिस्तान के अंदर चला गया, जिसे आजाद कश्मीर या POK कहा गया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा गया, पाक अधीन कश्मीर कहा गया। तो आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद अंततः कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 ईस्वी को लागू किया गया। जब कश्मीर से पाकिस्तानी सैनिकों को मार भगाया और कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया गया, अंग बना दिया गया, तो भारत सरकार सोचे कि कश्मीर पर हमेशा से खतरा बना रहेगा, तो पहले कश्मीर का हम संविधान बनाते हैं। तो 26 जनवरी 1957 ईस्वी को कश्मीर में भी संविधान बन के तैयार हो गया और वहाँ पर लागू हो गया। उसके बाद और कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा दी गई और कश्मीर का भारत का अभिन्न अंग माना गया। उसके बाद जब कश्मीर का संविधान लागू हो गया तो उस संविधान में लिखा था कि जो कश्मीर है वह भारत का एक अभिन्न अंग है, या भारत से अलग नहीं है, और इसे एक विशेष राज्य, इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की बात की गई क्योंकि इस पर हमेशा से खतरा बना था कि कहीं इस पर आतंकवादी हमला ना हो जाए और यहाँ के लोगों को नुकसान ना हो जाए। इसीलिए कश्मीर को हमेशा से विशेष राज्य की दर्जा दी गई थी। उसके बाद आगे जानते हैं। लेकिन 5 अगस्त 2019 ईस्वी को कश्मीर से 370 हटाकर कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दी गई और कश्मीर में भारतीय ध्वज फहराया गया। कहने का मतलब है कि जब कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना गया और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया,
तो या कई सालों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन जब बात आता है 5 अगस्त 2019 ईस्वी की बात आता है, तो उस समय भारत में सरकार थी अभी सरकार है, मोदी जी का जो भाजपा भाजपा की सरकार थी। तो भाजपा की सरकार ने कश्मीर पर जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, तो वहाँ पर जो धारा 370 लगा था, तो मोदी जी ने, मतलब भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कश्मीर से धारा 370 को हटाकर कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा समाप्त कर दिया और कश्मीर में जाकर भारतीय ध्वज फहराया 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 गया। कहने का मतलब है कि जब कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया, तो जो कश्मीर था, कश्मीर में जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, तो वह विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया और कश्मीर पर भी भारतीय ध्वज लहराया गया, फहराया गया। जैसा कि आप सभी को पता है कि धारा 370 जब तक कश्मीर पर था, तब तक कश्मीर में भारतीय ध्वज नहीं फहराया जा सकता था और कोई भी भारतीय व्यक्ति कश्मीर में जाकर जमीन लेकर नहीं रह सकता था जब तक धारा 370 था। लेकिन अभी ये सब हो सकता है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि कश्मीर समस्या पर निबंध लिखने को, अगर कश्मीर समस्या पर लिखने को कहेगा, तो आप, आशा करते हैं आप लोग लिख देंगे। तो एक बार मैं आपको अपनी भाषा में समझा देता हूँ, उसके बाद आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कश्मीर समस्या पर एक निबंध लिखे, यानी जो कश्मीर में समस्या उत्पन्न हुई थी, तो किस तरह से उत्पन्न हुई और किस तरह से समाप्त हुई, तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तो भारत जो था वह कई रियासतों में बटा हुआ था। इन रियासतों की संख्या लगभग 565 रियासत थी। उसके बाद जब भारत आजाद हो रहा था, जब भारत आजाद हो भी गया, तो जो भारत सरकार ने सभी रियासतों को 3 विकल्प दिया कि आप तो भारत संघ में मिल जाए, या पाकिस्तान संघ में मिल जाए, या स्वतंत्र रहे। तो कश्मीर जो एक रियासत थी भारत का, तो वह तीसरा विकल्प को चुना और स्वतंत्र रहना पसंद किया। तो इसी का फायदा उठाकर जब स्वतंत्र रहना पसंद किया, ना वह भारत में गया ना वह पाकिस्तान में गया, तो पाकिस्तान ने इसका फायदा उठा लिया और पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। तो भारत कश्मीर का किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि कश्मीर जो था भारत का अंग नहीं था, वह एक अलग रियासत था जो ना पाकिस्तान में मिला था ना भारत में मिला था। तो भारत उसकी मदद नहीं कर सकता था। तब राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, तो भारत सरकार ने राजा हरि सिंह के सामने एक शर्त रखे कि अगर आप कश्मीर को भारत संघ में मिला देते हैं, तो मैं आपकी मदद करूंगा और कश्मीर से पाकिस्तानी सैनिकों को मार भगाऊंगा। तब राजा हरि सिंह ने कहा कि हाँ, कश्मीर को हम आपको भारत संघ में मिला देंगे। तब आता है डेट 26 अक्टूबर 1947 का दिन। तब उस दिन कश्मीर जो है भारत का अंग बन जाता है। तब भारत कश्मीर जाता है और कश्मीर से पाकिस्तानी सैनिकों को मार भगाता है। लेकिन पाकिस्तानी सैनिक जाते जाते कश्मीर का 1/3 भाग लेके चले जाते हैं, जिसे POK आज़ाद कश्मीर भी कहा जाता है। जब कश्मीर से पाकिस्तानी सैनिक को मार भगाया गया और कश्मीर को भारत का अंग बनाया गया, तब इस पर एक ध्यान दिया गया कि काहे ना इसका एक संविधान बनाया जाए। तो 26 जनवरी 1957 ईस्वी को संविधान बनकर लागू हो गया और इस पर धारा 370 लगा दिया गया और इसमें विशेष राज्य का दर्जा और भारत का अभिन्न अंग कश्मीर को माना गया। लेकिन आज से कुछ साल पहले 2019 ईस्वी में 5 अगस्त का दिन था और 2019 ईस्वी था आज से, और मोदी जी का सरकार, भाजपा का सरकार था, तो उन्होंने कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया और जो कश्मीर पर विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था कश्मीर को, उसको भी समाप्त कर दिया और कश्मीर पर भारतीय ध्वज को फहराया गया। तो आप इसको कहानी की तरह याद करेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। मैं भी इस क्वेश्चन को कहानी की तरह याद रखा हूं, तो मुझे याद हो गया है। आशा करते आपसे पूछा जाएगा कि कश्मीर समस्या पर लिखने को, तो आप लिख देंगे। ठीक है, हमारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज जो चला था, वो
खत्म हो चुका है। और अब हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे कल के वीडियो में। तो वीडियो को हम यहीं पर द एंड करते हैं। और जाने से पहले आप वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो से आपको वीडियो आपको समझ आई है, तो वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है बच्चों, बाय बाय।